चलिए लास्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पटल पर परिवर्तनकारी बलों के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। उसमें क्या क्या देखा था हम लोग? क्या भाई आप लोगों को कंप्लीट नहीं हो रहा है? चलो बताओ, पीछे से बताओ। तुम बीच में से खड़े हो, बीच में से खड़े भैया। हाँ, लास्ट डे क्लास में किए आप? क्या पढ़ा रहे? अच्छा, बस यही क्या है? चलिए ठीक है, ये बताइए संपन्नति संभिन्नति क्या है? अच्छा, चलिए तो हम लोग हिसाब से संपन्नति क्या है और संभिन्नति क्या है, तो जरा समझाइए हमको। थोड़ा थोड़ा निकला, जैसे मालूम ये है, ऐसे ये है, यही करेंगे ना। अब थोड़ा थोड़ा सा निकला निकला बाहर ऐसे से, तो थोड़ा थोड़ा निकला। यही बता रहे। चलिए बात मत क्या करिए इसी में, जब क्लास में हम आ जाए तो बातचीत नहीं, उसके पहले 10 मिनट पहले 5 मिनट हम लोग पूरा टाइम देगा, ठीक है? चलिए पड़ोसी बताइए इनके, वो भी प्रभावित थे इनसे, बताइए। हाँ बेटा कुछ भी बता दो, चलो यही बता दो, संपन्नति बता दो। ऊपर आपका कुछ कॉन्सेप्ट आया नहीं है, आप बता दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल बातचीत नहीं है, ऐसे क्लास में कोई बात करता मिलेगा तो उससे 10, 20, 25 क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ तो एक ही पूछ के छोड़ दिया, पहली बार था, ठीक? तो इस नाते क्लास में आने के बाद वही परंपरा जो शुरुआती दौर में थी वही होनी चाहिए। कोई बात नहीं करेगा चाहे अपने जीवन और मृत्यु की बात हो, यदि होल्ड करिए, घंटे बाद बात करते हैं इस दुनिया में रहना है कि नहीं रहना है, लेकिन अभी तो बिल्कुल इस मुद्दे पे रहना है कि क्या पूछना है, ठीक है? तो देखिए अपनति अभिनतियाँ क्या है बच्चों? अपनति मतलब बिल्कुल सही था, बस उसको क्रमबद्ध तरीके से आप उसको दे नहीं पाए, आपको भी पता था, लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक ना बता पाना होता है। क्या है अपनति मतलब? जैसे ये सब की क्रियाएं किसमें हो रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? फोल्ड पढ़ रहे हैं, मोड या मोड या इसको वलन कहते हैं, या इसको फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है? फोल्डिंग, ठीक है, ये है हमारी फोल्डिंग। तो ये जो आपकी फोल्डिंग है, तो ये वलन अपने तरीके से मूव करेगा ना। मोड़ कैसे? कोई भी चीज़, वलन का मतलब है किसी चीज़ का मुड़ जाना, किसी भी तरह का कोई चीज़ मुड़ेगा। और मुड़ेगा क्या? आप इसके पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े हैं, जब दो प्लेटें है ना या तो टकराएंगी या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, और खास तौर से वलन वगैरह का होता है तो कॉन्सेप्ट होता है वो टकराने की स्थिति में ही होता है, ठीक है? यानी विनाशात्मक प्लेट किनारा, समझे रहे आप लोग? रचनात्मक, उसके बाद रचनात्मक प्लेट किनारा, इसके बाद सबको तो सब पता ही है, ठीक है? तो ये जो मोड़ बेसिकली आते हैं वो किससे होंगी? विनाशात्मक प्लेट किनारे होंगे, जब दो प्लेटें टकराएंगी एक दूसरे से, ठीक? तो जब प्लेटें टकराएंगी तो कुछ धंसेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ हिस्सा मुड़ भी जाएगा, दब जाएगा, उठ जाएगा, है ना?
जैसे आप लोग किसी से जब लड़ाई करते हैं तो ताकत लगती है, तो एक हिस्सा ऐसे उठ गया, मेरा हाथ ऐसे हो गया, मेरा पैर वैसे हो गया, ऐसे लोग बताते हैं ना, वो एक सामान्य सा। लेकिन यहाँ पर दो चट्टानें जब टकराएंगे एक दूसरे से तो उसमें मोड़ आएगा। मोड़ कितनी तरह का आएगा, ये सब आज हम लोग यही देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, मोड़ कितनी तरह के होंगे हैं। तो अभी मोड़, इसके बाद हम वलन देखेंगे। इसके बाद ये तो हम लोग अभी अपनति अवनतियाँ पढ़ रहे हैं। इसके बाद अभी तुरंत ही हम लोग पढ़ने वाले हैं फोल्ड, मोड़। कितने तरह के मोड़ होते हैं, वलन से कितने तरह के मोड़ आपको मिलेंगे। तो कुछ 6 तरह के 7 तरह के मोड़ आपको मिलेंगे। तो मोड़ का स्वरूप होगा, अगर मोड़ समानांतर है ना, दोनों सिरों का मोड़ समानांतर है, भिन्न है, एक दूसरे के ऊपर चला गया है, एक टूट करके उससे अलग हो गया है, ऐसे से तमाम सारे मिलेंगे। जैसे जब मोड़ आएगा तो मोड़ आने के लिए क्या है, अकेले ऐसे जाकर से मोड़ आ जाएगा नहीं। जब तक अवरोध नहीं आएगा तब तक मोड़ नहीं आएगा। इसका मतलब 2 लोग होंगे जरूर, तो उसके दो सिरे बनेंगे, है ना। तो वही सब चीज़ें जैसे जैसे उनके शेप, उनका आकार होगा, फोल्ड का आकार के आधार पर वो 6 तरह के जो फोल्ड मिलेंगे आपको। फिर भ्रंश देखेंगे तो भ्रंश भी 5-6 तरह के भ्रंश भी होते हैं। तो उनके नाम स्वरूप संरचना के आधार पर उनके नामकरण किए गए हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले, जब मोड़ पढ़े इसमें ही, इसके पहले हम लोगों ने इसका जो देखा वो संपन्नति सम्मिलन, जैसे क्या ना, मोड़ लग गई है, मोड़ ये ऐसे से हुआ, कहीं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए छोटा होता है, बड़ा होता है, जैसे लगभग समानांतर था, तो ऐसे ही ये फोल्ड है, ठीक है। अब मोड़ हो गया, तो ये उठा वाला शीर्ष वाला जो हिस्सा है, यहाँ से आप देखिए ये उठा वाला हिस्सा है ना, और इसको अगर देख लेंगे तो ये धसा वाला हिस्सा है ना, ये निचला वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा है, दबा वाला हिस्सा, ये जो दबे वाले हिस्से हैं बेटा, इन्हीं को ये लोग क्या कहते हैं, अभिनय कहते हैं। और ये सब क्या है, अब देखो ये अपनति हो गया था, अब सुनना, और ये क्या हो गया था, अब देखो होता क्या है, जैसे ये अपनति है तो क्या ऐसे ही बना हुआ दिखेगा क्या, दूर से तो ऐसा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे पास आते जाएंगे हम लोग किसी चट्टान के, तो ये ऐसे न दिख करके ऐसे दिखने लगेगा हमारा, और इसको दिखेगा ऐसे, मतलब ऐसे। अब इसमें जब ऊंचा मतलब इतना जिगजैग नहीं होगा, इतना भी हो सकता है, इससे कम हो सकता है कि जिगजैग दिख रहा है, यानी कि क्या उठा वाला हिस्सा क्या अपनति हो गया, जितना उठा है सब अपनति हो गई, है ना, और जितना दबे हुए इससे क्या अवनतियाँ हो गई। तो एक ये पूरी संरचना क्या है, ये अपनति है, और एक अपनति में कई अपनतियाँ और कई अवनतियाँ मिल करके क्या बना देती हैं, संपन्नति कहते हैं। अगर अपनति में हुआ है ऐसा परिवर्तन, और यही चीज जब नीचे वाले ऐसे बोले तो इसमें भी कुछ ऐसे जिगजैग हो जाएगा, ये हो जाएगा, है तो सेम वही वाला ना, यही तो सेम है, सेम तो यही है। तो ये क्या है, अभिनति है, अभिनति है। एक अभिनति में कई सारी, देखिए अपनतियाँ भी मिल, अपनतियाँ उनके वजह जैसे अपनतियाँ हैं और दबे वाले अपनतियाँ हैं। तो एक अभिनति कई अपनतियाँ यो अभिनतियाँ अगर हो तो क्या, तो बस यही तो कॉन्सेप्ट था, सबको पता रहा होगा, देख लिया करिए। चलिए आइए, तो हम लोग भूपटल में परिवर्तन वाले बलों के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम लोग बात कर रहे थे मोड़ या फोल्ड के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने संभिन्नति और संपन्नति पढ़ा, ठीक। इसके पहले अपनति अवनति पढ़ा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं वलन के प्रकार, टाइप ऑफ फोल्ड्स, वलन के प्रकार, इसके प्रकार लिखिए, वलन के प्रकार। और वलन मतलब जानते हैं, मोड़ तो बाहर उसमें भी दिखाने की आवश्यकता है नहीं। इनके जो प्रकार है वो लिख लेते हैं हम लोग, जो कुल टोटल 6-7 प्रकार के मैंने बताया था प्रकार होते हैं, वो एक एक के नाम लिख लीजिए। पहला है सममित वलन, सममित वलन, सममित वलन, ऐसे लिखते चले जाइए सब। दूसरा आपका है असममित वलन, असममित वलन,
एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत वलन समोन्नत वलन, समुन्नत वलन, समुन्नत वलन। अच्छा है परिणत वलन, सॉरी परिवलित वलन है, परिणत नहीं परिवलित वलन है, परिवलित वलन, परिवलित वलन। वाह उत्क्रम वलन, वाह उत्क्रम वलन, पंखा वलन, इस तरह से फोटोग्राफी के साथ होते हैं, ठीक है। और एक और देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट जो कि हमें अक्सर पूछता है, ग्रीवाखंड, ग्रीवाखंड नेपे जिसे कहते हैं, ये बना इसे मैं कह रहा हूँ ग्रीवाखंड, ठीक है। ग्रीवाखंड इसको 18 नंबर कर लीजिए, ठीक है। ग्रीवाखंड नेपे यानी डबल की ई ओके। तो ये जो आपके है इतने तरह के क्या होते हैं दोस्तों, मोड़ होते हैं, 8 हो गए आपके। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जब चर्चा कर लेंगे तो ये देखेंगे, इसके बाद ब्रश देख लेंगे कहानी खत्म। तो थोड़ी स्पीड के साथ लीजिए, पहले तथ्य हो जाने चाहिए वरना भूल जाएंगे आप ऐसे जानते हुए। तो कुछ खंडों को लिख लीजिए, फिर इसके बाद बातचीत करते हैं। नोट करिए, सममित वलन में लिखिए। अब इसमें क्या होगा, देखो दोनों भुजाएं समान होंगी, समान नति में मुड़ी रहेंगी दोनों भुजाएं। जैसे कोई वलन होता है ना दोस्तों, तो वलन में क्या करते हैं, देखिए या तो ऐसा वलन है एक हिस्सा समकोण पर है, दूसरा निम्न ढाल का। जैसे मान लो कोई ढाल बन रहा है ना, कहीं कहीं देखते, स्टेडियम देखा है, कितने लोग देखा है, ठीक है। तो स्टेडियम का जब शीर्ष देखते हैं, स्टेडियम में ग्राउंड होता है, उसके बाद स्टेयर्स बने होते हैं। तो एक तरफ से तो वलन ऐसे होता है, मतलब एक तरह का जो एक मतलब एक भुजा जो होती है वो बिल्कुल ढाल लिए होती है, जो भी 40 डिग्री 45 डिग्री का ढाल बनाई हुई गई हो ऐसे रहती है। और दूसरा पीछे वाला बैकग्राउंड देखेंगे तो 90 डिग्री के ढलान को ऊपर से देखो तो गड्ढा दिखेगा, 90 डिग्री के पूरे ढलान पे होता है। स्टेडियम वगैरह जहाँ बनता है, जहाँ पर मैच देखे जाते हैं, पीछे वाला ढाल देखिए कैसा होगा, खड़ा है। हिमालय आप देखते हैं, चीन हमारे पर क्यों नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि हिमालय का जो उत्तरी ढाल है वो खड़ा है, तो चीन चढ़ नहीं पाता है। और यहाँ का इधर का ढाल जो है थोड़ा सा नॉर्मल सा है, समझ रहे बात को। तो ये एक जो ढाल के हिसाब से अगर दोनों भुजाओं का ढाल बराबर हो वलन का, यानी वलन बन रहा है, ये वलन मान लो है, ये वलन दोनों बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर हो गए, ये वाला ये ढाल दोनों बराबर, या ऐसे कह लीजिए चट्टान ऐसे बनी है, ऐसे ऐसे समान है, ये और ये बराबर है, तो दोनों भुजाएं समान है, तो इसी को क्या कहेंगे, सममित वलन कहते हैं यार इसको, समझ रहे बात को। दोनों बराबर हो, दोनों ढाल बराबर हो। और मैंने भी क्या कहा था, एक ढाल इसको ऐसे कर दीजिए तो 190 डिग्री। तो हिमालय का संरचना ऐसे आपको दिखाई देगा कि सब पश्चिम वाला ऐसे, तो चीन को तकलीफ होती है चढ़ने में, किसी को जो भी आपको, तो ये हिस्सा उनका ऐसे इस तरह से खड़ा वाला हिस्सा है ना। हम बताते रह जाए और चिल्लाते रह जाए, आए कुछ नहीं। तो अब चूंकि बार बार अपने यहाँ हिमालय से क्यों चले जा रहे हैं,
क्योंकि हिमालय कैसा पर्वत है? वलित मतलब फोल्डेबल माउंटेन। तो हम लोग फोल्डिंग पढ़ ही रहे हैं, तो हिमालय बार बार आ रहा है। किसी के मन में और कोई वलित पर्वत हो तो उसको भी ले सकता है, तो जरूरी नहीं हिमालय ही में आप और रहना। तो जो भी फोल्डेबल माउंटेन होगा, जो भी आपका इस तरह से होगा तो उसको लेंगे। अब यहीं से मोड़ आप देख रहे हैं, मोड़ों के सब अलग अलग है। कुछ ऐसे हो जाएंगे टूट करके इधर की उधर चले जाएंगे, टूटा इसमें से खंड और चला गया उनके पास, है ना? तो ग्रीवा खंड वही पे हो जाएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। कोई होगा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, कोई एक दूसरे से दूर चला जाएगा। ठीक, तो यही बात आगे। एक तो जानी गए कि दोनों ढाल बराबर हो, यही पर याद रखिएगा। और आएगा एग्जाम में पूछेगा ऐसे पंखा वलन कैसा होता है। अब पंखा मतलब ऐसे पंखा मतलब जब भी बात होगी, जैसे पंख वगैरह कीचड़ वगैरह के बारे में, नदियों की संरचना नदियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर भी जलोढ़ पंख का नाम सुनेंगे। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। तो पंखा जो हाथ से करने वाला होता है पंखा ना, कैसा होता है? गोल होता है ना। अरे नहीं समझ तो राज दरबार में देखिए जो महाराजा को सुना जाता है। पहले न्यायाधीश महोदय जब बैठते थे तो उनको भी ऐसे किया जाता था। और कभी कोई कोर्ट में गया है? पहले जैसे न्यायाधीश का ऐसे बना रहता है ऊपर, तो ऊपर ऐसे जैसे नाव में पर्दे वाली नाव देखे हो? पहले जब बड़े बड़े महासागरों में चलती थी नाव तो पर्दे वाली चलती थी, तो ऐसे उसमें लगा रहता है चद्दर टाइप का बड़ा, एक आदमी बैठ के उसको ऐसे झेलता है, तो न्यायाधीश अपना काम करते हैं, समझ रहे ना? तो वो उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो थी नहीं कि पंखा लगा दो, एसी लगा दो। तो अभी भी कुछ वस्तु न्यायालय में भी आप जाएंगे तो कहीं कहीं शायद मैंने बहुत पहले देखा था, हो सकता है अभी भी हो, तो वो वाला भी। तो पंखा मतलब कुल मिला जुला के वही घर वाला पंखा, गोल वाला पंखा हो गया। ठीक है, यही ऐसे समझिए पंखा, ऐसे यही वाला पंखा समझिए। अब कोई कहेगा इसके वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं, ये पूरा पंखा, ये पंखा जरूरत पंख यानी कि पंखे की संरचना का जैसे बनेगा वही जरूरत पंख हो जाएगा। ठीक है, मतलब पंखा, पंखे वाला बलन। अब पंखे वाला बलन जब होगा, चलो काट बताइए, पंखे वाला बलन जो होगा ऐसे होगा पंखा। अब यहाँ तक मत कर रहे हैं कि हमारा पूरा गोल पंखा है। पंखा जब भी बनेगा, मैंने कहा ना आधे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। और आधे पंखे में भी कई मोड़ दे देंगे आप ऐसे से, वही अपना कैबिनेट बना लेंगे। ठीक है, ये पंखा बना, ठीक, ऐसे ऐसे मतलब सोच है। चलिए, तो एक क्या हो गया, सममित वलन हो गया। दूसरा बेटा करिए, तो इसको लिख लीजिए। चलिए लिखे बराबर। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव, तो सबसे पहले लिख लेगा और अपना सिर उठा देगा, मैं समझूंगा वही बच्चा क्लास में तेज है। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप में होता है, दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप में होता है, तब उसे सममित वलन कहते हैं। तब उसे सममित वलन कहते हैं। यह खुले प्रकार का वलन होता है, यह खुले प्रकार का वलन होता है। उदाहरण लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत क्या है? ये किसका उदाहरण है? हाँ, पूछ लेगा किस तरह के वलन का उदाहरण है। और दूसरी चीज, जितने भी पर्वत मैं लिखाऊंगा आज, तो सारे क्या होंगे? सारे वलित पर्वत होंगे भाई। होल्ड किसमें आएगा? वलित पर्वत। तो जूरा पर्वत अगर कोई पूछे
वलन है। वलन का मतलब जैसे उदाहरण तो सम्मित वलन का है तो वलन उसमें हुआ है, मोड़ आया है ना। तो ये भ्रंश मत कर देना। भ्रंश मतलब दरार। दरार का मतलब पर्वतों की से आपको पहचान हो जाएगी कि कौन से पर्वत किस ग्रोह के द्वारा बने हैं। कि मानसून आ गया। चलिए नोट करिए। स्विट्जरलैंड का जुड़ा पर्वत, दूसरा लिखिए असम्मित वलन। असम्मित वलन जब किसी वलन की एक भुजा तो समान झुकाव वाली होती है, समान झुकाव वाली होती है तथा दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है, दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है, जो वह छोटी होती है। जो वो छोटी होती है तब ऐसे वलन को असम्मित वलन कहा जाता है। असम्मित वलन देखो, सम्मित में दोनों भुजाएं बराबर होगी वलन में। देखो बेटा ऐसे समझ, ये वलन है, ऐसे ये वलन जा रहा है, ये मैं सम्मित वलन का बना रहा हूँ। लगभग दोनों समान है, एवरेज आप समझिएगा, दोनों लगभग समान ऐसे, तो सम्मित है ना। और किसी का एक का झुकाव अगर जैसे इस पर मान लो ये अपने इस देश से जितना झुकाव इसका बन रहा है, इसका झुकाव ये इससे छोटी हो जाए, यानी कि ये भुजा मान लो ऐसे हो गई और एक खड़ी हो, वो ऐसे हो गई छोटी, यही कितना झुकाव इसका, ये भुजा बड़ी हो, तो यह सम्मित हो गया ना, दोनों बराबर नहीं हुए ना। जिसको भी यहाँ तक जाती तो सम्मित होता, छोटी हो गई है ना। और इन दोनों का कोण में डिफरेंस आ गया, और ये खड़ा हो गया, थोड़ा कोण इसका खड़ा हो जा रहा है ऐसे, इधर तक ऐसे हो गया। मतलब एक भुजा छोटी दूसरी भुजा बड़ी, वो ये बड़ी हो जाएगी निश्चित तौर से, तभी असमान होगा। तो यही जो असमानता जो दोनों भुजाओं में दिख गई, वलन के क्या कहलाएगी? सम्मित हो गया। समान है तो सम्मित हो गया, ठीक है। अगला है एक द्विघ्नत वलन। एक द्विघ्नत एक में वलन होगा, देखिए इसमें दूसरे वाले में भी ऐसा ही होगा कि एक ही मिलेगा, एक ही वलन में ऐसा दिखाई देगा कि और दो वलन होंगे इसके कारण उसमें इस कैटेगरी में इस जाति में ज्यादा समझ गया ना। इस जाति में जितनी भी आएंगे, जब नाम आ जाएगा असम्मित विकलन तो सभी असम्मित, यही कहना चाह रहे हैं ना। जैसे कि इसके पास के जो वलन होंगे उसमें भी वैसा ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक वलन में आपको ये कहिए कोई पर्वत बना है हिमालय में, तो कहिए कौन कौन सा, सब मिल जाएगा उसमें, हो सकता है सब मिल जाए। इसमें जितने वलन है सब वलन हो सकते हैं, या कुछ की ज़्यादा अधिकता हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, वो एक गारंटी नहीं है। अरे आप मत कभी गलती से कह दीजिए एक ही वलन में कोई, यानी कि सारा मैन्युफैक्चर मनुष्य मेड थोड़े ना, ये नेचर मेड है। तो नेचर कहीं जहाँ दबाव ज़्यादा डाल देगा, जहाँ दबाव कम डालेगा, उस हिसाब से संरचना बनेगी। सड़कें के जो गड्ढे बनते हैं वो समान गड्ढे एक तरह से हैं, जैसे आपको हज के लगते तो एकदम बराबर एकदम इसी सीक्वेंस में हज के लगे, किसी में आप पता नहीं नीचे जाएंगे, किसी में ऊपर आएंगे, है ना। गड्ढे जैसे असमान होते हैं, तो यही असमानता समानता नहीं, वलन कभी भी समान नहीं हो सकता, है ना। जैसे बच्चे हैं, अब समान होंगे क्या? किसी के नाक बड़ी, किसी की आँख बड़ी, किसी के कान बड़े, किसी का सिर बड़ा, कोई खुद बड़ा, किसी का हाथ बड़ा, भिन्नता लिए हुए, उसी तरह से वो सब बनेंगे तो भिन्नता लिए हुए होंगे, है ना। ठीक, तो जब भी बनेगा एक संरचना में कई ये मतलब 2-4 हो सकता है, सम्मित फलन हो सकता है 10-20 उसमें ये हो सकता है 2-4 इसमें वो ये हो, डिपेंड करेगा, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं, और लगभग सभी होंगे। अब डिपेंड ये करता है कौन सा, जैसे हिमालय वगैरह में सारे उदाहरण मिलेंगे। अभी आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो तकरीबन
ताल में नहीं है ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, आइए दोस्तों, एक दिग्नत वलन में लिखिए। आपने असमित वलन तो लिख लिया है ना भाई? ठीक है, एक दिग्नत वलन में लिखिए, जब किसी वलन की एक भुजा को सामान्य झुकाव तथा ढाल वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है, एवं उसका ढाल खड़ा होता है, समकोण बनाती है, एवं उसका ढाल खड़ा होता है, तब उसे एक दिग्नत वलन कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखो बेटा, ये क्या है, ये जरूर याद रखना, जूड़ा पर्वत स्विट्जरलैंड का, जूड़ा पर्वत सममित वलन का उदाहरण। जैसे सममित में क्या हो जाएगा ना, एक अगर पूरे टोटल पर्वत को ले लो बेटा, देखो सुनो, एक पर्वत को ले लिया, एक एग्जैक्टली पर्वत जो है पूरा जूड़े को देखोगे तो जूड़ा पर्वत दोनों का ढाल समान जिस भी दिशा में हो, और देखो पर्वत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में हो कोई गारंटी नहीं है, वो किसी कोण में दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम किसी भी दिशा में हो सकता है ना। तो वो उसके दोनों ढाल क्या है, समान है। अब उसके बीच की जो संरचना होगी, यानी मान लो 3 किलोमीटर रेंज में पर्वत है, कोई पर्वत 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेंज में है, तो 5 इस रेंज में यहाँ से लेके 5 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो, यहाँ का जो ढाल है बिल्कुल ऐसा है, और 5 किलोमीटर बाद वाला ढाल भी बिल्कुल ऐसा है, और एक ऐसी संरचना है। लेकिन इस 5 किलोमीटर के दरमियान में बहुत सारे ऐसे उसमें कलाकृतियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो और के उदाहरण पेश करती हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन पूरा टोटल संरचना को अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समझ गए ना। हिमालय को ले लो, अगर मान लो उत्तरी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय जो हो जाएगा उसका एक ढाल बिल्कुल खड़ा और दूसरा कम ढाल वाला, तो ये जो आपका एक दिग्नत वलन होगा, यानी इसका एक नत ही वलित होगा, दूसरा बिल्कुल नहीं वलित होगा, वो जैसे है वैसे रहेगा। इसी नाते इसका एक दिग्नत वलन कहा गया, यानी एक नत केवल झुकाव लिए रहेगा, दूसरा बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो समझ में आ रहा है ना? इस वाले में क्या कहा, असममित यानी बराबर नहीं होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो इसका दक्षिणी पेनाइन है, आप इसको लिख लीजिएगा, असममित विलन का ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन हो जाएगा, और सममित का मैंने लिखा है स्विट्जरलैंड का जूड़ा पर्वत हो गया, और एक दिग्नत का भी लिख लीजिए आप लोग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, चलिए कहाँ पड़ेगा, या ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं होगा, ग्रेट बैरियर रीफ।
ठीक है, वेट डिवाइडिंग रेंज। तो क्या बात मैंने की, ऑस्ट्रेलिया का गेट डिवाइडिंग रेंज वैल्यू इसका उदाहरण नहीं है, गेट डिवाइडिंग रेंज ही है। ठीक है, तो बात वही है, ऑस्ट्रेलिया का गेट डिवाइडिंग रेंज। दूसरा लिखो बेटा, मतलब समनत वलन, चौथा है समनत वलन, थोड़ा फास्ट करिए। इसमें लिखिए एक क्षैतिज संचलन के कारण डिवाइडिंग रेंज होगा, डिवाइडिंग रेंज। चलिए इन सब के बारे में भी बात करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर अभी की चर्चा भी और करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर, जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं में समान संपीडनात्मक बल, दोनों दिशाओं में समान संपीडनात्मक बल क्रियाशील होता है, समान संपीडनात्मक बल क्रियाशील होता है, तब उसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे वलन को समनत वलन कहा जाता है, समनत वलन कहा जाता है। इनकी दिशा का क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है, इनकी दिशा का क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है। इसका उदाहरण आपको मिलेगा पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत, पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत इसी का उदाहरण है। इसमें देखो क्या होगा कि दोनों जो मोड़ होंगे ना बेटा समानांतर होंगे, और समानांतर का मतलब पैरेलल। जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप अपने पड़ोसी के क्या समानांतर बैठे हैं, ये रो इसके समानांतर ही है, समानांतर एक चीज में, तो दोनों मोड़ जो होगा ना वो ऐसा कुछ मुड़ेगा कि एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, यानी दोनों हो जाए समानांतर। ऐसे ये है मोड़ हुआ तो ये ऐसे आ गया समानांतर, वलन हुआ तो वलन समानांतर, और ये क्षैतिज ही होगा कोई जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे समझो ये पूरी पहाड़ी है, पहाड़ी पे जैसे ये सेम हो जाएगा, पहाड़ी भाई ऐसे तो उल्टी दिखती है आपको पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी में बहुत सारे स्थलों को देखेंगे आप
तो पहाड़ ये ऊंचा ऊंचा समझो ऐसे ऊंचा है, लेकिन कोई जरूरी पहाड़ ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे ऐसे ऊंचा इस पे ऊंचाई हो, समझ रहे हो ना। ये पूरा ऊंचाई, ये दूसरा समझो ऐसे, ये ऊंचे ये देखो दिख रहा है ना, ये ऊंचा है कि नहीं, ये ऐसे समानांतर हो, ये ऊंचाई है, मान लो बेस से लेके ये ऊंचाई है, ये क्या होगा, ये समानांतर हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों का क्या है, समानांतर है कि नहीं है, ये इसके समानांतर है कि नहीं पूजा, यही ऐसे, यानी फोल्ड माउंटेन बना दो पूरा ऐसे, गोलाई में पत्थर तो अलग जो हो जाए, पहाड़ी गोलाई में, ये समानांतर हो गए एक दूसरे के, नहीं गुस्सा, यही तो हो गया भाई। स्टेडियम जैसे मैंने बताया, स्टेडियम में मान लो कोई स्टेडियम पूरा राउंड गोल में है, लेकिन वो स्टेडियम पूरा गोल, कुछ स्टेडियम होते हैं जो कि एक अंडे के शेप में होता है, दीर्घवृत्ताकार का स्टेडियम का ऐसा काट दो, निकाल दो उसको, तो बाकी ये जो भुजाएं होंगी क्या समानांतर हो कि नहीं हो, तो ऊंचा ऐसा दिखा स्टेडियम का, बस स्टेडियम कौन गया गए हो, जहाँ से एंट्री पॉइंट, 2 एंट्री है, 2-3 एंट्री है इसमें, तो एक एंट्री आपकी बस्ती तहसील की तरफ से होती है, और एक जो है आपका इस रास्ते से होती है, तो आधा चाहे इधर वाला देख लो चाहे इधर वाला देख लो, दोनों भुजाएं जो दिखाई देंगी आपको मित्रों, वही जो भुजाएं मतलब एक तरह से पूरा ऐसे बना हुआ स्टेडियम, हालांकि उधर उसका हिस्सा पूरा इधर खाली है, लेकिन आप इमेजिन करिए वो भी ऐसे बना हुआ है, तब आपको यही दिखेगा, तो पर्वत ऐसे भी हो सकता है ना, तो यही दोनों जो हिस्सा हो जाएगा वो बन जाएगा आपका। चलिए जल्दी करिए, तो पाकिस्तान का काला चुनता पर्वत हो गया, और परिवलित वलन अगला है परिवलित वलन, जल्दी करिए। परिवलित वलन में क्या है, अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण, अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप में समानांतर हो जाती हैं, दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप में समानांतर हो जाती हैं, तब उसे परिवलित वलन कहते हैं। इसका उदाहरण आपको मिलेगा ब्रिटेन का कॉरिक कैसल पर्वत, कॉरिक कैसल पर्वत, ब्रिटेन का कॉरिक कैसल पर्वत देखो इसमें ये हो जाता है, ये वलन ऐसे बनता है, जैसे ये वलन ऐसे ऐसे बना, ध्यान से देखो क्या देना है, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, चलो ये देखो ये भुजा, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ये भुजा ये इसके समानांतर है, अब ये भुजा इसके जैसी है, और ये क्या उनके समानांतर ऐसे भी हो जाए, तो ये दूसरे समानांतर और फिर जुड़ेगी नहीं, ये ऐसे गई है, ये ऐसे हो गई, ये एक जुड़ा रहेगा ऐसे है, तो यहाँ से गया ये गया कोई फ्रेंड ऐसे आया, ये यू से दे दो उसको, मतलब ऐसे यू से दे दो, ऐसे ऐसे कोई मोड़ आता है, तो ये भुजा इसके समानांतर हो गई ना, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, यानी कि जितने भी मोड़ बनेंगे, और ये पूरा ये कहीं नहीं बन रहा है, मतलब अलग अलग नहीं है, सब एक ही में, लेकिन सारे में कई सारे अलग अलग, यानी कि ये वाला अपने आप में अलग है, ये अलग है, ये अलग है, समझ रहे बात को, ऐसे 8, 10, 20 कई भी हो सकते हैं, 2, 4, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो वलन होगा परिवलित वलन, यानी कि एक तो वलन ये हो ही रहा है, मतलब ये पूरा टोटल अपने आप से वलन ही तो है, ये वलन ही तो है, ये ऐसे से जाकर के मान लो यहाँ से आया तो ये ऐसे हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से उठा ये ऐसे ऐसे बन गया, अब ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर हुआ ना, तो पूरा एक हुआ ना,
तो ये कई सारे मोड लेकर के रहेगा और ये भुजाएं दूसरे के समानांतर होंगी। देखिए बनने में अपना बेटर है, ये देखो एक समानांतर है कि नहीं है, यानी जो भी मिलेंगे दोनों सिर्फ ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये यानी 1 2 3 4 ऐसे नंबर निकलेंगे 5 जो है पांचों में पांचों अपने सर समतल फलन में भी तो मतलब पैरेलल हो रहा था। नहीं तो एक उसमें एक सिंगल था, इसमें पूरा एक लेकर के, ठीक है। तो परिभाषा इसी में कंफर्म जो करने के लिए परिभाषा भी आप लोग देख लिया करिए तो समझ में आ जाएगा। वह है उत्क्रम बलन, को वह है उत्क्रम बलन। इसमें देखो उत्क्रम बलन के कारण ऊपर उठे भाग को, उत्क्रम के कारण ऊपर उठे भाग को, उत्क्रम के कारण ऊपर उठे भाग को वाह्य उत्क्रम बलन कहते हैं, वाह्य उत्क्रम बलन कहते हैं। जब अत्यधिक संपीड़न के कारण, जब अत्यधिक संपीड़न के कारण परिवलन मोड़ का, परिवलन मोड़ का, जब अत्यधिक संपीड़न के कारण परिवलन मोड़ का एक खंड खिसक कर, एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, तो इस क्रिया को उत्क्रम, उत्क्रम किसी को इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं, THRUST, थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। उत्क्रम या थ्रस्ट, वह है उत्क्रम बलन को ही थ्रस्ट बलन भी कहते हैं, उत्क्रम बलन भी कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण लीजिए, भारत में कश्मीर की पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला, कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला तथा गढ़वाल हिमालय तथा गढ़वाल हिमालय है। नेक्स्ट को पंखा बलन, क्षैतिज संचलन का, क्षैतिज संचलन का समान रूप से क्रियाशील न होने के कारण, क्षैतिज संचलन का समान रूप से क्रियाशील न होने के कारण विभिन्न स्थानों में न होने के कारण विभिन्न स्थानों में संपीड़न की, विभिन्न स्थानों में संपीड़न की भिन्नता के साथ ही विभिन्न स्थानों में संपीड़न की भिन्नता के साथ ही पंखे के आकार की वलित आकृति का निर्माण हो जाता है, पंखे के आकार की वलित आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे पंखा वलन कहते हैं। नेक्स्ट लिखो ग्रीवाखंड, ग्रीवाखंड देखो, जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर
कई किलोमीटर दूर जाकर जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है तो उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। उदाहरण लीजिए, कश्मीर घाटी एक ग्रीवाखंड पर ही अवस्थित है। कश्मीर घाटी एक ग्रीवाखंड पर ही अवस्थित है। अब लिखिए अगला, ये तो आपके 8 तरह के जो है वॉलन के बारे में थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको जानकारी हो गई। एक बार पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। फाइनली कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कौन किसका उदाहरण है। तुम ऑलमोस्ट आपने लिख लिया है तो सबके उदाहरण भी आप लोग जानिएगा कौन सा किसका उदाहरण देता है। एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आएगा। अब लिखिए भ्रंश। इसे फाल्ट कहते हैं, भ्रंश। फाल्ट भ्रंश मतलब सामने समझ रहे हैं, दरार। अभी तक मोड़ देख रहे थे आप, अब क्या कर रहे हैं, दरार। तो दरारें जब होंगी यानी चट्टानें क्रैक्स करेंगे, चट्टानें टूटेंगी और मूल रूप से चट्टानें दो बनेंगी, है ना, दो स्थलखंड बनेंगे पिछड़ने वाले। तो दो दरारों के बारे में थोड़ा सा लिखिए, इसके बारे में भी, बाकी कल इसके बारे में प्रकार देखेंगे। भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। इसकी उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों संपीड़न एवं तनाव से होती है। संपीड़न को क्या कहते हैं, कंप्रेशर जो होता है ना, कंप्रेशर कहते हैं इसको, और तनाव को तो आप जानते हैं टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो संपीड़न एवं तनाव से होती है। इनमें तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि संपीड़न और तनाव इन दो से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है, चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, टेंशन, तनाव से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन तनाव से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, या कोई स्थलाकृति है किससे निर्मित है, संपीड़न वाली है या तनाव। तो ये चीज़ें थोड़ा देख लीजिए आप, ग्रीवाखंड इधर की सारी चीज़ें ऐसे सही मिलती जाएंगी आप लोगों को, आसानी से समझ में भी आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पंखा वलन का एग्जाम्पल क्या है? पंखा वलन का देखिए ऐसा कोई एग्जैक्टली कोई उदाहरण मिलने में थोड़ी कठिनाई है, ऐसा तो मैं उसको नहीं मिल सकता है। तो कोई
कोई धाड़ जैसे जो मिल जाए उसी संरचना में इसका होगा, बहुत सारे छोटे रूप में कहीं दिख रहा होगा, बहुत सारे तरह कोई फेमस कोई जो है कोई माउंटेन वो उसके नहीं कुछ होगा तो देख करके वो बता जो जरूरी होगा। इसमें मूल रूप से जो जो पूछा है वो मैंने आपको वहाँ पर पेश किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा फिर, और तैयार रखा करिए भाई, पूछेंगे क्लास में, आप लोग बताते नहीं हो है ना, बताएंगे? यस सर। चलिए ठीक मिला जाए कल। और क्लास में आने के बाद जैसे पहले आप लोग कहते थे